हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन विच इज़ योर एनजीपी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों को ये समझ ही में नहीं आता है कि ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन एक्चुअली में है क्या और फिर इससे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है ना, उनमें पाया जाता है ये, इसीलिए इसको ना हम लोग SNNGP के नाम से भी जानते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, इसका पूरा फुल नाम है। सीधी बात, नो बकवास। फिर दूसरी नंबर बात ये कि SNNGP जो होता है, जैसे आप SN1 और SN2 पढ़ते हो, राइट, SN1 और SN2, तो आपने पढ़ा होगा कि सबकी अलग अलग रेट है। इसमें SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, फिर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। SN2 में एक ही बार में सब कुछ हो जाता है ना, यहाँ पे कार्बोकेटाइन ऐसा कुछ नहीं बनता है। तो इसमें भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस करते हैं, लेकिन SNNGP आ जाने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इतना ज़्यादा एक्सेप्शनली हाई हो जाता है कि वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन हो जाता है। मतलब कि सॉल्वेंट और पोलर इफेक्ट भी जो है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस बात को समझना है सबसे पहले। तो जनरली होता क्या है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखो, इसमें भी क्या होता है ना कि SNNGP भी दो तरीके का होता है। एक होता है अपना SN1 लाइक, उसको बोलते हैं हम लोग, कोई न्यू मैकेनिज्म नहीं है ये। आपको SN1 लाइक टाइप दिखेगा कभी कभी, और कभी कभी आपको SN2 लाइक दिखेगा, ठीक है। अब ये SN1 लाइक और SN2 लाइक क्या है, इसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा SN1 लाइक के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए मैं कुछ सबस्ट्रेट ले लेता हूँ समझाने के लिए आपको। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप L लगा हुआ है और इस एडजेसेंट पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है G। तो होता क्या है कि ये पर्टिकुलर लिविंग ग्रुप जो है धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। पुल कर दिया मैंने, बाहर निकल गया इधर, ठीक है, खींच लिया मैंने। तो जब ये बाहर निकल जाएगा बेसिकली, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, सबको पता है भाई, कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। और यहाँ पे ये ग्रुप प्रेजेंट है एज इट इज़। तो अब क्या करेगा ना, ये वाला पर्टिकुलर ग्रुप जो है इस कार्बोकेटाइन को क्या करेगा, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। मतलब ये ग्रुप भी कुछ उस टाइप का है जिसके पास लोन पेयर है, काइंड ऑफ, राइट। तो अब क्या होगा बेसिकली, जैसे ही ये अपना G ग्रुप अपना लोन पेयर को डोनेट करेगा, आई मीन, तो ये बन जाएगा, आप देख सकते हो G, ठीक है, ये न्यूट्रलाइज हो गया और G के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक कार्बोनियम आयन। और ये साइक्लिक कार्बोनियम आयन जो है ना, वो अच्छा खासा स्टेबल होता है। मतलब साइक्लिक कार्बोनियम आयन की अगर हम बात करें और साइक्लिक कार्बोनियम आयन की बात करें, तो साइक्लिक कार्बोनियम आयन जो होता है वो लगभग 10 किलो कैलोरी जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है आपके साइक्लिक की वजह से। इसीलिए ये वन ऑफ द, बोल सकते हो कि की रीज़न यही है कि ये साइक्लिक कार्बोनियम आयन का बनना और कहीं ना कहीं ये इसके रेट ऑफ रिएक्शन को काफ़ी बढ़ा देता है। अब आपको ही पता है 3 मेंबर्ड का रिंग बना है और G के ऊपर प्लस चार्ज आ गया है। तो इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अब न्यूक्लियोफाइल का रोल आता है। न्यूक्लियोफाइल आता है और ये बैक साइड से यहाँ पे इस तरीके से आकर के इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। तो बन क्या जाएगा आपका प्रोडक्ट, न्यूक्लियोफाइल नीचे से आया क्योंकि ऑलरेडी ऊपर 3 मेंबर्ड का रिंग बना हुआ है, तो बैक साइड से ही अटैक करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर ये G ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये है प्रोसीजर। तो इसमें मैंने एक्चुअल में क्या किया, पहले कार्बोकेटाइन बनाया है और फिर उस पर्टिकुलर ग्रुप का जो ग्रुप यहाँ पे आप देख रहे हो उससे मैंने अटैक कराया है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा आपको SN1 वाली भी फीलिंग आ रही होगी कि हाँ, SN1 में पहले कार्बोकेटाइन बनाते हैं और फिर न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करता है। तो बस अंतर ये है कि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना, उस कार्बोकेटाइन को इंटरनली एक काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल इस ग्रुप को बोल सकते हो जो कि सपोर्ट कर दिया। और सपोर्ट करने के बाद क्या हुआ, बाद में देखा कि अरे भाई मेरे ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो फिर क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने आकर के इसके परेशानी को सॉल्व किया। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग SN1NR के नाम से भी जानते हैं। बाय द वे, SN1 लाइक को हम लोग SN1NR के नाम से भी जानते हैं। नेबरिंग रीअरेंजमेंट मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और NR का मतलब हुआ नेबरिंग रीअरेंजमेंट। मतलब एक पड़ोसी ने रीअरेंजमेंट करा दिया, ठीक है। और किस वे में, कार्बोकेटाइन के फॉर्म में, जब कार्बोकेटाइन बना हुआ था, तो इसीलिए इसको SN1NR बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है SN2 लाइक।
तो अभी मैं SN2 लाइक उतना डिस्कस नहीं करूँगा, अभी SN1 लाइक पे ही हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। SN2 लाइक हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और बात समझना है, जैसे एक क्वेश्चन मन में आएगा या फिर कभी इस तरीके से पूछा जा सकता है स्टेटमेंट असर्शन रीजन टाइप में कि वाई SN या वाई NGP की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इतना इंक्रीज क्यों होता है, ठीक है। अभी तो हमने देखा एक वन ऑफ द रीज़न जो कि मैं यहाँ पे बता भी चुका हूँ आपको कि SN NGP की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता क्यों है। तो उसका मेन रीज़न क्या है, उसका मेन रीज़न है, देखो एक तो रीज़न है आपका, फर्स्ट रीज़न की बात करें कि वो जो साइक्लिक कार्बोनियम आयन जो बन रहा है यहाँ पे ये वाला, ये लगभग 10 किलो कैलोरी ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू योर एसाइक्लिक, और जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है और फिर ये मतलब फेवर हो जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। दूसरा ये इसका जो है, मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको, आप समझ जाइएगा, आप अपने से लिख सकते हो लाइक कि साइक्लिक कार्बोनियम आयन इज 10 किलो कैलोरी मोर स्टेबल देन एसाइक्लिक एंड दैट्स वाई इट लीड्स टू द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, दैट्स वाई SN NGP का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। एक तो रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न आप ये बता सकते हो कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये जी का किस टाइप का अटैक हो रहा है, इंटरनली अटैक हो रहा है ना, या बोल सकते हो एक तरीके से इंट्रामोलिकुलर अटैक हो रहा है, मतलब खुद मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के अंदर ही वो जी अवेलेबल है। तो ऐसा देखा गया कि जब इंट्रामोलिकुलर अटैक हो रहा है इस पर्टिकुलर ग्रुप जी का, तो उस समय जो इंट्रोपी चेंज था रिएक्शन का, इंट्रोपी चेंज जो था रिएक्शन का वो ऑलमोस्ट जीरो था। कितना था? ऑलमोस्ट जीरो था, ठीक है। लेकिन जब एक्सटर्नल अटैक कोई करता है न्यूक्लियोफाइल आकर के, तो उस टाइम देखा जा, उस समय ऐसा पाया गया कि जो डेल्टा एस होता है वो निगेटिव होता है। ये तब की बात है जब इंट्रामोलिकुलर अटैक हुआ जी का। तो इंट्रामोलिकुलर अटैक ऑफ वो जो मैंने ग्रुप लगाया था ना, उसका जब हुआ इंट्रामोलिकुलर अटैक, तो क्या देखा गया, जो चेंज इन एंट्रोपी है वो ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन जब एक्सटर्नल अटैक होता है तो उसमें पाया गया कि जो चेंज इन एंट्रोपी है वो नेगेटिव वैल्यू है। सो थर्मोडायनेमिकली भी अगर हम देखें तो ये फैक्टर जो है सपोर्ट कर रहा है कि SN NGP ही ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। फिर थर्ड फैक्टर की अगर हम बात करें तो थर्ड फैक्टर ये बोल सकते हैं हम लोग कि कभी भी एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल हमेशा ज़्यादा अवेलेबल होता है एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल के मुकाबले। मतलब ये स्टैटिस्टिकल और प्रोबेबिलिटी फैक्टर है बेसिकली, जो मैं थर्ड वाला फैक्टर अभी जस्ट बोला हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा देखा गया है कि अब पहले से मान लो कि इंटरनल न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी सबस्ट्रेट में अवेलेबल है और बाहर से कोई आ करके अटैक करेगा, दोनों में अंतर है ना, पहले वाला ही जल्दी से अटैक कर देगा। तो ये है मतलब, तो इन सारे कॉम्बाइंड इफेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए ये बताया गया है कि NGP का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा होता है। तो ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि फिर वो कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो कि नेबरिंग ग्रुप में पार्टिसिपेट करेंगे और जो है सो कि रिएक्शन करवाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो नेबरिंग ग्रुप जो है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो एज अ नेबरिंग ग्रुप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। सो ऑल न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूएंट कैन पार्टिसिपेट इन NGP। जैसे मैं यहाँ पे नाम भी लिख दे रहा हूँ, जैसे अपने पास O- हो गया, कार्बोक्सिलेट आयन हो गया, OR हो गया, SH हो गया, SR हो गया, ठीक है, Cl हो गया, Br हो गया, आयोडीन, CHO, एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OR, है ना, कीटोन, एस्टर, अमाइड, है ना, डबल बॉन्ड भी, इवन ट्रिपल बॉन्ड इसका भी होता है। मैं हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो मैं बताऊंगा। फिर फिनाइल ये भी कर सकता है, NH2, NHR, NR2। तो ये सब जो ग्रुप मैंने लिखा है यहाँ पे, ये सारे के सारे जो हैं न्यूक्लियोफाइल हैं और ये सारे के सारे जो हैं ये एज अ जो आपके नेबरिंग ग्रुप की तरह ट्रीट किए जा सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि NGP कब कराना है, ठीक है, तो उसको हमें समझना है। तो एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे ये वाला, ये, और मैंने दे दिया यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया आपको यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे दे दिया QH फिर से। अब मैं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट बनाइए, दोनों में क्या होगा। मान लीजिए कि फर्स्ट वाले में प्रोडक्ट A आया कुछ और B आया, है ना, और फिर बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि पहले तो आप प्रोडक्ट बनाइए A और B क्या बनेगा,
और रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ पे ज़्यादा होगा, है ना। तो समझिए इस चीज़ को। आई होप आपने ट्राई किया होगा, सोचा होगा। अब मैं बताता हूँ आपको क्या जो आपने सोचा है वो सही है या गलत है। तो सबसे पहली बात तो ये जो मैप, इसको फर्स्ट बोल लेते हैं, इसको सेकंड बोल लेते हैं। तो हमने जो फर्स्ट कंपाउंड सबस्ट्रेट दिया है आपको, इसका नाम क्या है, बीटा। बीटा देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, तो बीटा पे क्लोरीन है, तो बीटा क्लोरो, बीटा क्लोरो, और ये इथाइल है, ठीक है, दो बार, एक बार इधर भी है और एक बार इधर भी खुद, तो बीटा क्लोरो डाई इथाइल, डाई इथाइल, और ये ईथर है, राइट। ये नेमिंग तो आपने देखा ही होगा, बीटा क्लोरो डाई इथाइल ईथर, और इसको हम लोग बोलते हैं बीटा क्लोरो, सेम वही है, बीटा क्लोरो डाई इथाइल। ईथर के बदले में क्या है, ये है थायो ईथर, थायो ईथर, ठीक है। तो ठीक है, ये तो आयुपैक की बात है। अब हमें प्रोडक्ट पे सोचना है, काम करना है। तो देखिए एक्चुअल में क्या है कि पहले वाले में जो प्रोडक्ट बनेगा, पहले वाले में जो प्रोडक्ट बनेगा वो जो है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सर ये ऑक्सीजन है, राइट, ऑक्सीजन है, लोन पेयर है, और ये लोन पेयर जा करके इस पर अटैक करेगा और ये Cl बाहर निकल जाएगा, और फिर आप यू विल मेक लाइक दिस, लाइक ओ पे प्लस, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा होगा ही नहीं। बिकॉज क्या है ना कि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, और ये ऑक्सोनियम आयन जो होता है काफ़ी अनस्टेबल होता है, ऑक्सोनियम आयन जो होता है वो काफ़ी अनस्टेबल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे SN-NGP नहीं होगा। NGP डज नॉट टेक प्लेस हियर, रिएक्शन टेक प्लेस थ्रू नॉर्मल SN2 रिएक्शन। नॉर्मल SN2 का मतलब क्या हुआ, ये जो अभी हमने कराया ना, ऐसे नहीं कराना है। कराना कैसे है, देखो कराना ये है बेसिकली कि आपके पास जो भी न्यूक्लियोफाइल है, जैसे आपने KOH दिया मैंने, OH माइनस, तो OH माइनस आएगा, अटैक करेगा, Cl माइनस बाहर जाएगा, मतलब नॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा इसमें इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे SN-NGP नहीं लेगा, तो ये अपना प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट नंबर A, ठीक है। यहाँ पे कोई NGP नहीं हुआ, यहाँ पे नॉर्मल SN2 रिएक्शन हुआ। अच्छा SN2 ही क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो अपना अल्काइल हैलाइड टाइप यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये 1 डिग्री का है, जहाँ पे Cl लगा हुआ है, तो 1 डिग्री के लिए तो फिर हम लोग कार्बोकेटाइन तो बना नहीं सकते हैं, राइट। तो ये सीन है, इसीलिए SN2 रिएक्शन हुआ। अब हमने जो प्रोडक्ट B के बारे में सोचने के लिए बोला था आपको, यहाँ पे देख सकते हो सल्फर है, तो सल्फर से यहाँ पे आसानी से जो है, लेट मी ड्रॉ, है ना। अब बोलोगे सल्फर के पास लोन पेयर है, ये गया, ये बाहर निकल गया, ठीक है। तो अब बनेगा क्या, तो देखो बनने वाला है कुछ इस तरीके से, मतलब सब कुछ उसी तरीके से है। वहाँ पे बस ऑक्सीजन था, यहाँ पे सल्फर आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फोनियम आयन। जैसे ऊपर वालों को ऑक्सोनियम आयन बोले थे, अब सल्फर आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फोनियम आयन बोलेंगे, ठीक है। तो ये स्टेबल होता है। तो ऐसा क्यों सर, तो देखो सिंपल सी बात है, सल्फर जो है एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, नो डाउट। आप बोलोगे सर ऑक्सीजन में क्या बुराई थी, उसके पास भी तो लोन पेयर था, नहीं, बट सल्फर के मुकाबले उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बिकॉज सल्फर जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो वो अपने लोन पेयर को उतना संभाल करके नहीं रख सकता है जितना ऑक्सीजन रख सकता है, बिकॉज वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जो है वो नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सल्फर जो है वो लापरवाह आदमी है, और एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है बेसिकली, ये उसकी लापरवाही का कारण है, जिसके वजह से वो सल्फोनियम आयन बनाता है। और नंबर 2 बात ये कि सल्फर पे जो चार्ज होता है वो ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और उसका रीज़न एक ये भी है कि उसके पास सेकेंड डी ऑर्बिटल भी है, आराम से चार्ज को रख सकता है और कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस भी बड़ा है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो ये सारे फैक्टर जो है सल्फोनियम आयन को स्टेबल बताती है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि स्टेबल है कि यही बन के रह जाएगा, नहीं भाई, इसके बाद क्या होगा, एक बार सल्फोनियम आयन बन गया तो अब ये OH माइनस भाई साहब आएंगे न्यूक्लियोफाइल, अब अटैक करेंगे। अटैक कैसे करेंगे, मतलब ऐसे जनरली क्या होता है कि जो क्राउडेड प्लेस होता है उधर से अटैक नहीं करते न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे तो दोनों तरफ हाइड्रोजन की ही बात है, इधर दो दो हाइड्रोजन दोनों तरफ लगा हुआ है, तो ऐसा कुछ मसला नहीं है, कहीं से भी आप अटैक करा दीजिए तो OH माइनस जाएगा। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अटैक करा दिया, जैसे ही जाएगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब चार्ज जो है आपका न्यूट्रलाइज होगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, सल्फर, ये और फिर ये वाला OH माइनस जो है जो सल्फर के बगल में आया है, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये देखिए, आपकी नंबरिंग करने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको, प्रोडक्ट लिखने में दिक्कत हो रहा है तो आप इसको नंबरिंग कर लीजिए। यहाँ पे 1 2 3, तो थर्ड पे अटैक हुआ है, तो सल्फर से ये 1
2, राइट, और फिर जा कर के आपका सेकंड नहीं, सल्फ़र को तो मैंने काउंट ही करना है ना, तो सल्फ़र को भी यहाँ पे लिख लो, सल्फ़र का काउंटिंग हो जाएगा 1, क्योंकि सल्फ़र को मैंने 1 बोला, फिर 2, 3, तो थर्ड पे आपने अटैक किया तो थर्ड पे आप जोड़ दो ले जा करके OH, तो ये मिलेगा प्रोडक्ट आपको, है ना। तो प्रोडक्ट तो मिल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा कहाँ पे है, तो हो गया ना, जहाँ NGP होता है वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, तो सेकंड का रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और फॉर योर नॉलेज जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, बस सिर्फ एक डिफरेंस दिखाने के लिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे रेट कांस्टेंट 1 है, तो यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट होता है वो 10 टू द पावर ऑफ 8 होता है। कैन यू इमेजिन इट, 10 टू द पावर ऑफ 8, कहाँ 1 कहाँ 10 टू द पावर ऑफ 8, सोचो कितना ज़्यादा, मतलब ये फास्ट रिएक्शन हो जाएगा सेकंड वाला, पलक झपकते, मतलब इमेजिन करो, अगर कोई एक है तो ये 10 का पावर 8 है, मतलब कितना बड़ा नंबर है ये। तो इसीलिए, और ये ऐसा इसलिए हुआ, उसका पीछे रीजन मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि NGP है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। ClO, Cl, और दूसरा है Cl, कर लोगे आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। Cl, बाय द वे इसको हम लोग मस्टर्ड गैस बोलते हैं, सेकंड वाले को मस्टर्ड गैस। ये वही मस्टर्ड गैस है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में यूज किया गया था, ठीक है। वैसे अगर आयुपैक की बात करें तो ये अल्फ़ा बीटा, इधर से भी देखें तो ये अल्फ़ा बीटा, तो दोनों बीटा पे क्लोरीन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वैसे बीटा बीटा डाईक्लोरो, बीटा बीटा डाईक्लोरो डाई इथाइल, 2 बार इथाइल भी तो है, इधर पेरेंट चैन लोगे तो इधर भी तो डाई इथाइल थायो ईथर, ठीक है। तो ये मस्टर्ड गैस कॉमन नेम होता है इसका। तो ये बताना है। अब क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, आपको सोचना है बेसिकली इसको आप कैसे लिखोगे, तो कैसे करोगे बेसिकली। तो ये मान लो कि ये है कंपाउंड 1, ये है कंपाउंड 1 और ये है कंपाउंड 2। सो क्वेश्चन ये है कि कंपाउंड 2 अंडरगो 10 टू द पावर ऑफ 11 टाइम्स मोर फास्टर हाइड्रोलिसिस, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप सुन लो। कंपाउंड 2 अंडरगो 10 टू द पावर ऑफ 11 टाइम्स फास्टर हाइड्रोलिसिस एज कम्पेयर टू कंपाउंड 1, ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल कर दोगे भाई। अब क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड का ज़्यादा है, और इसलिए ज़्यादा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि यहाँ पे SnNGP होगा और पहले वाले में नहीं होगा, क्योंकि पहले वाले में फिर से देखो ऑक्सीजन है तो ऑक्सोनियम आयन बनेगा, ठीक है। तो आप इसका प्रोडक्ट खुद से लिखना और बताना कि आपको आया या नहीं आया। अब मैं एक और क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, इसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, कहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 8 मेंबर्ड का रिंग है, ठीक है। आपके सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे डॉट बना के दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और एक खुद ऑक्सीजन है 8, ठीक है। ये तो पहला कंपाउंड है। सेकंड कंपाउंड मैं बना देता हूँ यहाँ पे। अब ऑक्सीजन यहाँ पे, ये भी 8 है, बस अंतर ये है कि ये ऑक्सीजन क्लोरीन जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे है, अब दोनों के बीच में एक कार्बन आ गया, ठीक है। ये हमारा सेकंड हो गया। और मैं अगर एक यहाँ पे ऐसे बनाऊँ, ये हो गया अपने पास थर्ड, और फोर्थ भी बना ही देता हूँ। ये हो गया फोर्थ, ठीक है। अब डिफरेंस बस यही है 1 2 3 4 में कि ऑक्सीजन और क्लोरीन यहाँ पे बिल्कुल एडजेसेंट पे है, यहाँ ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में एक कार्बन आ गया, यहाँ ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में 2 कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में 1 2 3 कार्बन आ चुके हैं, ठीक है। आप समझ गए मेरी बात को। अब बताना है कि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है, मतलब अगर सबके सामने मैं अगर KOH ला करके रख दूँ तो सबसे फास्ट रिएक्शन कहाँ पे होगा, ठीक है, ये बताना है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मेरी बारी है बताने की, और फिर आप बताइएगा कि कितने लोगों का ये आंसर सही हुआ था कमेंट में, ठीक है, ईमानदारी से। तो लेट मी सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ऑल आर बेसिकली सेकेंडरी सबस्ट्रेट, मतलब अगर देखो तो Cl जो है वो हर जगह 2 डिग्री वाला है, राइट। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दैट हाइड्रोलिसिस विल गो अंडरगो हाइड्रोलिसिस बाय SN1 मैकेनिज्म विदाउट एनी डाउट। SN1 मैकेनिज्म से ही होगा, क्योंकि 2 डिग्री का सबस्ट्रेट है, ये सेकेंडरी सबस्ट्रेट है, तो हम SN1 मैकेनिज्म को चूज करेंगे। मतलब कि कार्बोकैटायन तो बनेगा मीन्स वेर एवर द कार्बोकैटायन मैकेनिज्म टेक प्लेस एंड वेर एवर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस देयर
वी हैव टू सी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जहाँ पे जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा होगा हम बोल देंगे कि वहाँ पे हाइड्रोलिसिस सबसे फास्ट हुआ है। ठीक है, ये तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस कहाँ पे ज़्यादा होगा, उसका मैंने मतलब बताया कि पहले क्या लिखोगे इसमें नॉल ये वो। ठीक है, तो पहली बात तो ये 2 डिग्री सबस्ट्रेट है तो SN1 मैकेनिज्म होगा क्योंकि कार्बोकेटाइन बनना ही बनना है, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जहाँ पे ज़्यादा होगा उसकी हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमारे पास पहला सबस्ट्रेट को बुलाया जाए। पहला सबस्ट्रेट को जब मैं बुलाया तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे था, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ था, तो सोचो क्लोरीन हटेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा प्लस। अब ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर भाई साहब क्या करेंगे, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कर देंगे। यहाँ पे मस्त क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। मतलब इस ऑक्सीजन का कौन सा इफेक्ट हो गया, प्लस एम इफेक्ट लग जाएगा, क्योंकि इसी पे प्लस आ गया। मतलब क्या हो गया, कार्बन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन का जो लोन पेयर भी है वो कहाँ पे अवेलेबल है, ऑक्सीजन का लोन पेयर भी प्योर पी में ऑर्बिटल है, तो मस्त यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। इसी फेनोमेनन को हम लोग बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा यही है, नहीं अभी रुक जाओ, बाकी लोग को भी तो देखना है ना। ये फर्स्ट की कहानी है। सेकंड वाले में क्या सीन था उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, तो ये बैक बॉन्डिंग होने के बाद हाउ इट्स लुक लाइक एक्चुअली, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना करके आपको दिखा देता हूँ। ऐसे थोड़ा सा गंदा ड्राइंग हो जा रहा है यहाँ पे, बट कोई नहीं चलेगा। ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। हाँ, तो अब ऐसा कुछ लोग बोलेंगे कि सर ऑक्सीजन पे प्लस आ गया तो ये तो हाईली अनस्टेबल चीज़ हो गया। नहीं, हाईली अनस्टेबल नहीं है, बिकॉज देखो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आना अच्छी बात तो नहीं है वैसे, लेकिन अगर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया और उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, उतना भी वो खराब नहीं हो गया है ना। देखो 8 इलेक्ट्रॉन से अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट है इसकी, काउंट कर लो। 2 इलेक्ट्रॉन तो यहीं से मिल जाएगा इस बॉन्ड से, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गया 6, और 2 इसका खुद का अपने लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम सेकंड की बात करें, जो हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर था, यहाँ पे देखो कुछ लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ऑक्सीजन का लोन पेयर है और मस्त यहाँ पे 3 मेंबर्ड का रिंग बना लिया जाए यहाँ पे। बट सवाल ये है, ये अभी जस्ट बताया था मैं कि ऐसा नहीं कर सकते। जैसे ही करेंगे इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और ये ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा। अभी जस्ट ऊपर बताया था ना मैंने, यहाँ पे ऑक्सोनियम आयन जो होता है वो अनस्टेबल होता है, तो भाई इसका रेट तो कम होने वाला है। मतलब इसमें ना बैक बॉन्डिंग हो रहा है। नॉर्मली अपना KOH अगर मान लो मैंने लिया है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करने के लिए, चुपचाप OH माइनस आएगा, अटैक करेगा, तब Cl बाहर निकलेगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार का मीन्स नॉर्मल जस्ट SN2 होगा। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग टाइप हुआ कुछ, है ना, तो ज़्यादा स्टेबल है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही कहानी है। फिर से आपको लग रहा होगा कि सर अब कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, बाहर निकल जाएगा। फिर से वही बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब प्लस चार्ज आ जाएगा, लेकिन अब देखो अब ये 4 मेंबर्ड का रिंग पे प्लस चार्ज है ऑक्सीजन के। ठीक है, तो ये भी काइंड ऑफ ऑक्सोनियम आयन है, बट कहीं ना कहीं ये सेकंड वाले से तो बेहतर है। सेकंड वाले से बेहतर क्यों है, क्योंकि वो 3 मेंबर्ड के रिंग में ऑक्सीजन पे प्लस आ रहा है। आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 मेंबर्ड का रिंग टाइप, यहाँ पे ये देखो 4 मेंबर्ड का रिंग टाइप, है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं। हाँ, तो अब इतना कंफर्म हो गया ना कि अभी तक 1 2 3 में 1 बेस्ट जा रहा है, सेकंड वर्स्ट हो गया, थर्ड जो है वो सेकंड बेस्ट है, मतलब 1 3 2 है अभी तक। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो अब फिर बोलोगे सर ठीक है अब फिर से SNGP करा के सोचते हैं, ऐसे चला जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा। तो अब कितने मेंबर का रिंग बन रहा है, देखो 1 2 3 4 5, देखो 5 मेंबर का बना। तो देखो एक बात आपको आज के बाद से याद रखना है कि जब भी ऑक्सीजन को SNNGP में पार्टिसिपेट करवाना होगा तो ऑक्सीजन कैन ओनली पार्टिसिपेट इन NGP व्हेनेवर इट कैन फॉर्म 5 और 6 मेंबर्ड रिंग। साफ शब्दों में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी ऑक्सीजन NGP में पार्टिसिपेट करेगा तो वो 5 से 6 मेंबर्ड का रिंग बनना चाहिए। अगर बनेगा तो एकदम खतरनाक लेवल की उसमें क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी आ जाएगी, है ना। तो भाई उसमें SNNGP हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किस में हो गया, 4 में हो गया। मतलब अभी तक जो 1 बब्बर शेर बन रहा था कि मैं ज़्यादा हूँ मैं ज़्यादा हूँ, वो 4th ने आकर के साफ कर दिया मामला। तो सबसे ज़्यादा 4th हो गया, सबसे ज़्यादा 4th हो गया, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद 3rd है, और सबसे बेकार हो गया 2nd। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितनों लोगों का ये सही हुआ था। ठीक है, नंबर 1 बात। ठीक है, दूसरी बात ये मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा बता भी देता हूँ। रेट कांस्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो रेट कांस्टेंट ये जो 4th वाला कंपाउंड है ना, इसका बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इसका 4.2 × 10⁶ है।
ठीक है, मैं सबका लिख रहा हूँ, जस्ट इमेजिन करो कि क्या मतलब तो ज़मीन आसमान का अंतर है। थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड वाले में जो है वो आपका 0.14 है, देख रहे हो, कहाँ 4.2 इंटू 10⁻⁶ और कहाँ 0.14। और सेकंड वाले में जो है वो होता है 0.014 और कम, है ना, और फर्स्ट वाले में 1। तो देख लो हो गया ना कितना मतलब ज़मीन आसमान का फर्क हो गया। फोर्थ मतलब एक्सेप्शनली हाई है, मतलब अगर यहाँ पे ना 3-4 बार अगर हम ऐसे ऐसे लगा दें ना तो वो भी कम पड़ जाएगा। तो 3 बहुत, 4 सबसे ज़्यादा है, फिर 1 है, फिर थर्ड है, फिर सेकंड है, ठीक है। तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन। फिर और भी कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।